नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ा गजब मजेदार टॉपिक, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है। जो आज से पहले आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज के बाद आपको इसको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज के इस टॉपिक के अंदर हम साथ में कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, उसके साथ गजब ट्रिक भी समझेंगे। क्योंकि उसके बाद ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक लेके बताने वाला हूं आपको कि ट्रिक के बाद आप ये जो अरब सागर से बहने वाली नदी है वो आप चुटकियों में याद रख सकते हैं। तो साथियों, आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है पढ़ना है, तो बने रहिए लास्ट तक और बड़ा मजा आने वाला है। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियां। और राजस्थान की नदियों के अंदर भी कौन सा? अरब सागर में गिरने वाली नदियों। अरब सागर में गिरने का मतलब जो नदियां अपना पानी का वाव है वो लास्ट में अरब सागर में ले जाती है। ठीक है। और गजब गजब, जैसे कि लीलू चुवाई की जोरगी सुगाई हुई, मस्त मस्त ट्रिकों के साथ बड़ा आनंद से भरा हुआ ये आपका वीडियो, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले अगर बात करेगी, पहले थोड़ा जान लेते हैं कि राजस्थान की, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में अपवा तंत्र के अंदर क्या आती है? नदियां आती हैं साथियों। नदियों के अंदर अगर बात करें कि राजस्थान की अपवा प्रणाली को हमने 3 भागों में बांट दिया है। राजस्थान की अपवा प्रणाली को हमने 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से? एक तो अरब सागर का अपवा तंत्र। इसका मतलब होता है जो नदियां अपना पानी अरब सागर में लेकर जाती है उन्हें कहते हैं अरब सागर का अपवा तंत्र। उसके बाद बंगाल की खाड़ी का, यानी जो नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेकर जाए उसको हम बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र बोलेंगे। और जो नदियां जो अपने अंदर यानी अपना पानी विलुप्त कर दे, ठीक है, बाहर लेकर न जाए, उसे बोलते हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। और ये भी आपको याद रखना है कि जो अरब सागर का अपवा तंत्र है वो 17% है साथियों। कितना है? 17% है। और बंगाल की खाड़ी का पूछे तो 23% है। और आंतरिक जल प्रवाह का पूछे तो 60% है साथियों। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको मजा नहीं आएगा, मजा तब आएगा जब आप गजब गजब ट्रिक देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाली है अरब सागर का अपवा तंत्र। और उसके अंदर जो चारों नदियां आपको दिखाई दे रही है, लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती और माही नदी, जो 17%, ये हम पढ़ने वाले हैं। और इन चारों की गजब गजब ट्रिक, इनका उद्गम स्थल, ठीक है, जो इनकी सहायक नदियां हैं जहां से बार बार हजारों क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, उनको मैं आपको कराने वाला हूं साथियों आज। तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले जैसा कि लूनी नदी पढ़ेंगे, और आपको याद रखना है, वापिस से बता दूं, 17% अरब सागर का अपवा तंत्र 17% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिए, जैसे कि अरब सागर का अपवा तंत्र, वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है। अरब सागर के अंदर कच्छ का रण भी हो सकता है और खंबात की खाड़ी भी। यानी कहने का मतलब वे नदियां जो अपना पानी है वो अरब सागर के अंदर लेकर जाए, उसे हम अरब सागर का अपवा तंत्र बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले लूनी नदी। वैसे हमने पढ़ा कि इसके अंदर 4 नदियां आ रही है। 4 नदियां कौन सी? लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती। अब बच्चों को यह भी याद नहीं रहता है कि जो पश्चिमी बनास है वो अरब सागर के अपवा तंत्र के अंदर आती है या बंगाल की खाड़ी। उसके लिए भी आप याद रख सकते हैं साथियों कि जो लूनी है, लूनी एक लड़की है, वो पंडित के साथ मंदिर में गई। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। लूनी है वो पंडित के साथ मंदिर में गई। ठीक है, लूनी पंडित के साथ मंदिर में गई। ठीक है, लेकिन फिर भी और इसकी बात करें तो देखिए, आप इसको याद कर लो, बच बाग। कहने का मतलब बै से बनास, च से चंबल, बा से बाणगंगा और ग से गंभीरी। अब आपको ये बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र याद हो गया, तो बची वो लूनी और ये आपके अरब सागर की। और आंतरिक तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो साथियों, अगर बात करें जो मेन मुद्दे की बात है, लूनी नदी, इसका उद्गम स्थल कहां से होता है और इसकी कितनी लंबाई है वो बात करते हैं। तो लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी का इसका उद्गम कहां से होता है? जो लूनी है, अगर बात करें हम लून कैसे निकाला जाता है? एक क्यारियां बनाई जाती है नागौर के अंदर, और वहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है क्यारियां बनाकर, यानी पानी को नंगा रखा जाता है। नंगा से आप याद रखेंगे नाग पहाड़, पहाड़ों के अंदर क्यारियां बनाकर नाग पहाड़। ऐसे डिटेल से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो साथियों। लूनी नदी, लूनी से याद रखेंगे लून कैसे बनाती है, जैसे कि नंगा, पानी को नंगा रखकर हम लून बनाते हैं, उसी प्रकार लूनी भी नाग पहाड़ अजमेर,
नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है साथियों। और ये नाग पहाड़ उद्गम स्थल नाग पहाड़ अजमेर से होकर, और ये सबसे पहले जब उसका उद्गम होता है तो ये उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है। लेकिन गोविंदगढ़, आपका गोविंदगढ़ है अजमेर में आकर इसको सरस्वती जो धारा है वो अपनी, और सरस्वती धारा के मिलने के बाद इसका नाम है साथियों लूणी हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये हमारी लूणी नदी है, इसको जो उद्गम स्थल होता है वहां भी इसका क्या नाम है, तो आपको बताना है ये सागरमती कहलाती है। और जब इसके अंदर सरस्वती धारा मिल जाती है तो इसके बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसका यहां से मेन बात क्या है, इसका उद्गम स्थल याद रखना है नाग पहाड़ अजमेर, और इसका जो उद्गम होता है तो इसको सरस्वती क्या बोलते हैं, सागरमती बोलते हैं। और जैसे इसके अंदर सरस्वती धारा मिल जाती है तो ये इसका नाम लूणी नदी होती है। और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा गया साथियों। इसके प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश बोला गया है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इसके बेसिन में पूर्व पाली में स्थित पहाड़ियां, काला बुरा डूंगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है साथियों कि जो प्रवाह क्षेत्र है वो गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है, लेकिन जो इसके बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियां, काला बुरा डूंगर, सेकंड ग्रेड में पूछा गया साथियों। सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से आपको लूणी नदी याद रखेंगे। लूण कैसे बनाती है, नंगा रखते हैं पानी को इससे याद करना है, नंगा से या नाग पहाड़ अजमेर से। ठीक है, इसके उपनाम भी आपको याद रखनी है। उपनाम क्या है, सागरमती तो मैंने बता दिया, लवणवती क्योंकि आपको पता है कि नमक में तो लवण आएगा तो लवणवती। इसका प्राचीन नाम है साकरी, पुष्कर में इसको साकरी के नाम से जानते हैं, पुष्कर में साथियों इसको साकरी के नाम से जानते हैं। और मारवाड़ की गंगा किसे कहते हैं, तो लूणी नदी को कहते हैं साथियों। अगर बात करें मारवाड़ की गंगा की तो वो आपकी लूणी नदी। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि जो लूणी नदी की कुल लंबाई पूछे तो आपको बतानी है 495 किलोमीटर। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है इसकी, 330 किलोमीटर साथियों। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, क्योंकि ये इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होकर इसका बालोतरा और नीचे से होता हुआ कहां पे आके अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी भी है। और ये बेसिन क्षेत्र का 10.41% है संपूर्ण अपवा। बेसिन क्षेत्र का मतलब क्या है, जो चंबल बेसिन जो प्रवाह क्षेत्र है उसका वो 10.41% साथियों है वो लूणी नदी का है। किसका है, लूणी नदी का। मेन बात करें तो यहां से आपको इतना ही याद रखना है कि लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से। कहां से, नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और लूण को नंगा रखा जाता है, नंगा रखने से आपको याद रखना नाग पहाड़ अजमेर। सबसे पहले जैसे इसका उद्गम होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हम सागरमती बोलते हैं। जैसे इसके अंदर सरस्वती धारा मिल जाती है तो उसको हम लूणी नदी बोलते हैं। इसकी पूरी लंबाई पूछे तो 495, अगर राजस्थान में पूछे तो 330 किलोमीटर है साथियों। ठीक है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या गोडवाड़ प्रदेश में क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। और जो काला पूरा डूंगर किसे कहते हैं वो पूछा जाता है, पूर्व में जो पाली में स्थित जो पहाड़ियां हैं उसे बोला जाता है साथियों। ठीक है, आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि लूणी नदी। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि नाग पहाड़ अजमेर से क्या होती है, ये इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से होता है। और ठीक है, इसकी ये सहायक नदी है गुहिया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, सागी, खारी। ये आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि जब तक आपका भाई आपके साथ है तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको एक चुटकियों में याद रखना, जैसा कि आपको याद रह गया होगा, लूणी नाम आए तो लूण कैसे निकालते हैं, पानी को नंगा रखते हैं, नंगा रखने का मतलब नाग पहाड़ अजमेर से। उसी प्रकार उससे पहले हम ये जानते हैं, ये तुम आपको चुटकियों में याद करा दूंगा। देखिए, जैसे ही नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है उसके बाद ये नागौर से होती है ब्यावर, पाली, जोधपुर और बालोतरा के बाद बाड़मेर, जालोर, और जालोर के बाद ये कच्छ के रण में जाके गिरती है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, अगर लूणी नदी के अंदर बाढ़ आ जाए तो कौन सा जिला प्रभावित होगा, यानी कौन से जिले में बाढ़ आएगी। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया साथियों। बालोतरा कस्बा है वो लूणी नदी के पेट से नीचे बसा है, यानी इसका जो सतर है वो जो लूणी नदी का सतर है उससे नीचा है, इसलिए पेट से नीचे बसा, इसलिए इसे अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ आ सकती है साथियों। पूछा जा सकता है कि अधिक वर्षा होने पर अगर
पानी ज्यादा हो जाए तो बाढ़ कहाँ आने की संभावना है, तो आपको बालोतरा करके आना है साथियों। लूनी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, बालोतरा है उसके बाद इसका खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूनी नदी का जल है वो प्रदूषित हो रहा है, और जहां इसके अंदर मिट्टी की जो अगर वहां पे देखिए तो उसके कारण भी कुछ खारापन बताया जाता है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। और मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि जो सांचौर जालौर में है इसे रेल या नाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रेल या नाड़ा कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। मेन बात आपको इनके जिले याद हो या ना हो, इसका उद्गम स्थल याद होना चाहिए, ठीक है। इनकी सहायक नदियां याद होनी चाहिए, इनकी लंबाई याद होनी चाहिए। अगर अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, सहायक नदियों की मैं आपको ट्रिक बताता हूं साथियों। ट्रिक की बात करें तो देखिए, ट्रिक ट्रिक आपको याद रखनी है, बड़ी अच्छी ट्रिक है साथियों। बड़ी शानदार ट्रिक है, आप नोट भी कर सकते हैं साथियों। ट्रिक क्या है आपको याद रखनी है, ट्रिक है लिल्लू, लिल्लू जवाई गी जोरगी, जोरगी सगाई होई सुकड़ी मिठाई बांटी गई। ये आपको याद रखनी है। अब देखो मैंने ये ट्रिक तो लिख दी, लेकिन अब मैं आपको रिलेट करके इस तरीके से आपके दिमाग में फिट करने वाला हूं। देखिए ट्रिक क्या है कि कोई एक लीलू नाम का व्यक्ति है, उसकी सगाई नहीं हो रही थी, जैसे ही उसकी सगाई हुई, बहुत परेशानी के बाद उसकी सगाई हुई, और जैसे ही लीलू जवाई की जोरगी सगाई हुई, क्योंकि सगाई तो जोरगी होती है साथियों, तो जैसे ही लीलू जवाई की जोरगी सगाई हुई, सुक्कड़ी मिठाई फेर बांट दी। तो आपको याद रखना है, लीलू जवाई की जोरगी सगाई हुई, सुक्कड़ी मिठाई बांटी गई। अब कई साथियों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें ये ट्रिक तो याद हो गई, इससे सहायक नदियां भी याद हो जाएगी, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि ये जो ट्रिक है वो किसकी है। तो ये इसके लिए भी आपका भाई आपके सामने है, लिल्लू। लू से आपको ये जो लिल्लू है, लिल्लू है यानी जो ये लू है, इसके अंदर लू आया तो लूनी नदी की, मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए जैसे ही बात करें नाग पहाड़ अजमेर, मैं एक बार देखिए, चलो कोई नहीं यही बता देता हूं। अब देखो लिल्लू से, ली से लिलड़ी, यहां पे तो बहुत कम लिखी हुई है। चलो देखो सुकड़ी से सुकड़ी, ठीक है। बांडी से बांडी, गई से बांडी, बांडी बांडी गई, गई से गुया नदी, ठीक है साथियों। चलो एक बार नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताता हूं, वहां पे सारी की सारी लिखी हुई है। ये देखो मैंने लिखा, आपको वापस लिखता हूं, लिल्लू, लिल्लू जवाई गी जोरगी जोरगी सगाई होई सुकड़ी मिठाई बांटी गई। क्या बांटी गई? सुकड़ी मिठाई बांटी गई, सुकड़ी मिठाई बांटी गई। अब देखिए साथियों, मैंने आपको ये लाइन बताई, लिल्लू जवाई की जोरगी सगाई हुई और सुकड़ी मिठाई बांटी गई। अगर बात करें ली से, अब देखो कैसी याद होती है आपको, लील से लीलड़ी, ठीक है। जवाई से जवाई, घी से आपकी कौन सी नदी है साथियों? यहाँ पे गुया नदी भी बोल सकते हो, और वैसे एक बार इसको छोड़ो, जो से जोजड़ी नदी, और सगाई से सगाई या फिर सागी नदी आपकी, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद सुकड़ी से सुकड़ी नदी, और इसके बाद मिठाई से मिठड़ी नदी, और बांडी से बांडी नदी, और गई से गुया नदी। इसके बाद आपको बताओ क्या रह गया साथियों, क्या याद नहीं हुआ? देखो एक लाइन लिखी, लिल्लू जवाई की जोरगी सगाई हुई सुकड़ी मिठाई। कोई सहायक नदियां याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद नहीं है। मैंने देखो इसका आपको उद्गम स्थल भी याद कैसे करवाया कि लूनी नदी है। लून कैसे बनाते हैं? पानी को नंगा रखते हैं, नंगा से आपको, नंगा से नाग, नाग पहाड़ अजमेर,
ठीक है। उसके बाद इसकी सहायक नदियों के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है कि लीलू जवाई की जोरगी सगाई हुई और सुकड़ी मिठाई बांटी गई। क्या बांटी गई? लीलू जवाई की जोरगी सगाई और सुकड़ी मिठाई बांटी गई। ठीक है, इससे आप ये याद रख सकते हैं। तो साथियों अब इसकी जो सहायक नदी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर लीलड़ी नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है वो साथियों ज्वाजा ब्यावर में। आपको ये याद रखना है, अगर 2-3 बार आपको पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। लीलड़ी जुआई ज्वाजा ब्यावर में, 2-3 बार लीलड़ी ज्वाजा ब्यावर में। सुकड़ी नदी देसुरी पाली में, ठीक है, और समदड़ी बालोतरा से पहले लूणी में मिलती है। इसका उद्गम होता है वो देसुरी पाली से होता है और ये समदड़ी बालोतरा से पहले लूणी में मिलती है। ठीक है, इसके अंदर बांकली बांध भी बना हुआ है साथियों, जो बांकली गांव से जालोर में से सुकड़ी नदी पर है बना है। आपको ये याद रखना है। वैसे तो बांध के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पे मेन चीजें तो यही याद रखनी है, इसकी सहायक नदियां। और बात करते हैं जोजड़ी नदी की। ठीक है, जोजड़ी नदी का उद्गम बात करें तो पोंडलू गांव नागौर में। और महत्वपूर्ण तथ्य है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दाईं ओर से एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है उसे अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लूनी की एक ऐसी सहायक नदी का नाम बताओ जो एकमात्र दाईं ओर से मिलती है, जो कि अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। उसका नाम क्या है साथियों? आपका जोजड़ी नदी है। जोजड़ी नदी है। तो देखिए साथियों, जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल आपको पोंडलू गांव नागौर से और लीलड़ी ज्वाजा ब्यावर से और आपकी सुकड़ी नदी देसुरी पाली से। आपको यह भी याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें जवाई नदी की साथियों, जवाई नदी, जवाई है, सबको गोरा गोरा चाहिए। जवाई कोई भी हो, अगर आप किसी भी लड़की के लिए अगर आप जवाई ढूंढने जाए तो उसका लिए गोरा ही चाहिए। तो जवाई कैसा होना चाहिए? गोरा। तो गोरिया गाओ बाली और पाली। जवाई कैसा होना चाहिए साथियों? गोरा होना चाहिए। गोरा होना चाहिए तो गोरिया गाओ बाली और पाली इसका उद्गम स्थल। और इसकी भी सहायक नदी है जिसे खारी नदी। अगर साथियों एक बात डिटेल, अगर आप जवाई गोरा ढूंढने का प्रयास करोगे तो वो खारा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? खारा मिलेगा। ठीक है, तो खारी नदी कैसे याद रखेंगे आपको? जवाई नदी है इसको, क्योंकि जवाई गोरा ढूंढने गए लेकिन हमें मिला किसा? खारा। खारा यानी इसकी सहायक नदी खारी नदी है। सागी नदी कैसे याद करेंगे साथियों? सागी नदी क्या है? सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कैसे याद करेंगे? जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर। देखो जलता कौन है साथियों? साथ में रहने वाला हमेशा जलेगा। कोई आपका मित्र हो, कोई फ्रेंड हो, कोई आपकी बहन हो, कोई सिस्टर हो, चाचा, खुद की ना हो, खुद भी जलती है, लेकिन जो चाचा था कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, साथ में रहने वाला, वो आप इसे हमेशा जलेगा। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं भाई तेरा ऊपर बढ़ना, मेरा ऊपर बढ़ना है, लेकिन ये रियल नहीं है। तो सागी, जो जलता कौन है? जालोर जलता है जो सागी, यानी सागी साथ में रहने वाला। तो इससे आपको याद रखते हैं कि जो सागी नदी है वो जालोर से उद्गम होता है और जालोर के अंदर भी जसवंतपुरा की पहाड़ियां से इसका उद्गम होता है साथियों। कहां से होता है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। उसके बाद बात करते हैं बांडी नदी की। बांडी नदी, इसका उद्गम बांडी, फुलाद गांव पाली। अगर बात करें बांडी नदी की तो इसको कैसे याद करेंगे साथियों? बांडी, अगर कोई काम हो, अगर हम किसी के घर में हो, हमें कोई अगर मान लो मिठाई बांटनी हो, प्रसाद देना हो, अगर हमें बोल दिया जाए तो हम फूल के समा के चौड़े हो जाते हैं कि हमें काम दिया गया, हम बांटेंगे। जैसे कि आप वॉलेंटियर होते हैं स्कूल में, उनको बांटने का कार्य, तो चौड़े चौड़े यानी फूल जाते हैं। तो आपको कोई मतलब नहीं है क्या बोल रहा हूं, आपको रिलेट करके याद करना और क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन सही करना, आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखो जब हमें बांटने का काम दिया जाता है तो हम फूल जाते हैं। फूलने का मतलब है फुलाद गांव पाली में। बांडी नदी का उद्गम है फुलाद गांव पाली में साथियों। इस तरीके से अगर आपने एक बार भी याद कर लिया ना तो कोई भुलाने का आपको कोई कोशिश भी नहीं कर सकता। आउआ कस्बा पाली नगर की स्थित है। सहायक नदी की इसकी क्या है? गुइया है। इसकी सहायक नदी क्या है? गुइया है साथियों। ये आपकी बांडी नदी उद्गम सागी, साथ में रहने वाला जलता है जालोर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर। और बांडी नदी, इसका उद्गम बांटने का काम दिया जाए तो फुलाद गांव आपका पाली में। ठीक है, ये होती है आपकी लूणी नदी। उसके बाद अगर बात करें साथियों पश्चिमी बनास, इसी के अंदर हमने देखा, हमने 4 नदियां पढ़ी कि जो सबसे पहले हमने बात की लूणी की, उसके बाद पश्चिमी बनास की। ठीक है, तो लूणी के अंदर हमने इसकी सहायक नदियां, इसका उद्गम पढ़ा और इसकी जो सहायक नदियों का भी उद्गम है वो भी हमने ट्रिक से याद किया और जो इंपॉर्टेंट थॉट थे वो भी हमने देखे। अब बात करते हैं पश्चिमी बनास की।
तो साथियों पश्चिमी बनास की अगर बात करें, पश्चिमी बनास की अगर बात करें तो इसका उद्गम कैसे याद कर सकते हैं? अगर आपने बांस देखे होंगे, अगर आपने बड़ी बड़ी नहरों के पास में बांस लगाए जाते हैं, बांस क्यों लगाए जाते हैं? बांस के, ताकि वहां पे जो सेम की समस्या से बचा जा सके। तो नहर बांस, साथियों बांस है, वो बांस बांस अगर बड़े बड़े बांस होंगे तो हवा चलेगी, तो ऐसे आपस में अगर टकराएंगे तो वो सनसनाट सनसनाट की आवाज आएगी। क्या हो गई? सनसनाट की आवाज आएगी। तो आपको इससे याद रखना है साथियों, मेरा पर्पज आपको याद करवाना है। तो देखिए पश्चिमी बनास यानी बांस, पिछला बांस कहना किसका मतलब? तो पीछे बांस खड़े हैं, जैसी हवा चलेगी वो सुनसनाट सनवारा, कहने का मतलब सनवारा की तरह आवाज करते हुए हमें सुनाई देंगे। तो आपको याद रखने बांस कैसे होंगे? बांस तो आवाज करेंगे कैसे? सनसनाट। तो उद्गम होता है इसका सनवारा की पहाड़ी आपका सिरोही से, ठीक है। इसका उद्गम होता है साथियों सनवारा की पहाड़ियां से, इसका उद्गम होता है। अगर बात करें आबू, वह गुजरात के डीसा शहर से बहती हुई कच्छ के रण में गाती है। ये जो ज्यादा बड़ी नदी नहीं है साथियों। अगर बात करें पश्चिमी बनास नदी की, ये छोटी ही नदी है जो डीसा शहर, इसके जो इस नदी के ऊपर दो शहर बसे हुए, आपको याद रखना है कौन कौन से शहर हैं। एक तो डीसा शहर है गुजरात का, एक आबू है गुजरात की, और डीसा शहर है वो इस नदी के ऊपर बसे हैं, और इसके ऊपर से हुई बहती हुई नदी जाती है। मेन बात है इसको याद, इसकी सहायक नदियां दो ही सहायक नदियां मेन, तो सूकली और सिप्पू। इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक है सूक्सी, ट्रिक क्या है साथियों आपकी? सूक्सी। यानी ये बांस है, बनास नदी को आपको याद रखनी, बांस बांस है, वो आवाज करेंगे, आवाज करेंगे तो सनसनाट की आवाज आएगी, सनसनाट की आवाज आएगी तो बांस क्या होंगे? बांस तो सूखेंगे, जैसे ही आवाज चलेगी तो जड़ हिलेगी, और जड़ जैसी हिलेगी तो बांस क्या हो गए? सूखसी। सूखसी से आपको याद हो जाएगी दोनों की दोनों इसकी सहायक नदियां। कैसे याद होगी साथियों? सूखसी, सू से आपको याद रखना है सूकली, और सी से आपको सिप्पू नदी। बस, क्या कौन सी बड़ी बात है साथियों इसमें? अगर आपने स्मार्ट तरीके से अगर स्टडी की तो कोई स्टडी हारा नहीं है। अगर आपने रटना स्टार्ट कर दिया, रिलेट करने की कोशिश नहीं की, तो आप वास्तव में बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आप हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपकी जब तक साथ है तो आपको इस तरीके से आपको जीके याद करवा देगा, टेंशन मतलब। पश्चिमी बनास बांध, जो एक बांध भी है, पश्चिम बनास बांध बोलते हैं, ये सिरोही नदी पर, कहां पे? ये सिरोही नदी पे है साथियों, ये सिरोही नदी पर, बस सिरोही नदी के ऊपर है जो पश्चिम बनास बांध है, वो सिरोही में है, वो इसी नदी के ऊपर है। कौन सी पे? पश्चिमी बनास नदी पे ऊपर ही एक पश्चिमी बनास बांध है जो सिरोही में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बस बहुत छोटी सी नदी है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। और ये आपकी सनवारा की पहाड़ियां सिरोही है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये यहाँ से पश्चिमी बनास नदी है वो कच्छ के रण में जाती हुई गिरती है, ठीक है। यहाँ पे आबू का गुजरात, यहाँ पे आपका जो गुजरात और जो गुजरात का डीसा शहर और आबू दोनों यहाँ पे बसी हुई दिखाई देंगे, ठीक है। छोटी सी आपको मेन यहाँ से पश्चिमी बनास से को इतना याद होना चाहिए। इसका उद्गम पूछे तो इसका उद्गम सनवारा की पहाड़ियां सिरोही से, और इसकी सहायक नदियां सूक्सी, ठीक है। और यहाँ पे इसको याद करने की कोई जरूरी नहीं। अब बात करते हैं साबरमती की नदी की। अगर बात करें साथियों साबरमती नदी की, तो साबरमती नदी की, अब देखो साबरमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है, इसको कैसे याद रखें? साबरमती नदी, जो आपको थोड़ा सा लेट करना है, साबरमती, पदराला की पहाड़ियां, कोटा उदयपुर, ठीक है। आगे मैं इसकी सहायक नदी है तो आपको इस तरीके से याद कराऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, लेकिन आपको उससे पहले साबरमती नदी है, इसका उद्गम थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना होगा। कैसे? साबरमती है, साबरमती को आपको याद रखना है, जैसे अगर पानी भर जाता है और पानी नहीं सूखे, दलदल हो जाता है, यानी दलदला हो जाता है, यानी जो साबरमती आश्रम है वो नदी के किनारे है, तो वहां पे दलदला सा यानी पदराला सा हो गया, दलदल बोले तो। पदराला की पहाड़ियां, कोटड़ा उदयपुर, साबरमती को कैसे याद करेंगे? साबरमती आश्रम था, वहां पे पानी भरने का दलदल, पदराला, पदराला बाग बन गया, पदराला बाग यानी पदराला की पहाड़ियां, आपका कोटड़ा उदयपुर इसका उद्गम स्थल है। क्या है? बट क्या है? पदराला की पहाड़ियां, कोटड़ा उदयपुर इसका उद्गम स्थल है साथियों। यहां से उद्गम स्थल भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद करना होगा। इसके बाद इसकी लंबाई साथियों 416 किलोमीटर, अगर कुल लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में लंबाई आपको याद रखनी है 45 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये उदयपुर से बहकर खंबात की खाड़ी में जाती है, अहमदाबाद शहर, गांधीनगर, गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के ऊपर है, ये भी आपको याद रखना है। कि क्या याद रखना है? साबरमती नदी का शहर गांधीनगर,
गांधी जी का साबरमती और आश्रम इसी नदी के किनारे पे स्थित है। तो आपको याद रखना है साबरमती आश्रम में तो ने गांधी जी क्या छोड़ दिया, तो क्या छोड़ दिया इसने, गांधी जी ने क्या छोड़ा, एक तो 416 किलोमीटर की एक नदी छोड़ दी और जिसका उद्गम स्थल है पदराला की पहाड़ी आपका कोटड़ा उदयपुर में। आपको ये याद रखना है। और इसकी सहायक नदी आपको जितनी दिखाई दे रही है वो मैं आपको 2 मिनट में याद कराने वाला हूँ साथियों, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए ये जो पदराला की पहाड़ी है कोटड़ा उदयपुर, यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है और इसके ऊपर एक तो अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, साबरमती आश्रम है और ये यही इसके ऊपर आपका गांधी जी का साबरमती आश्रम है और एक अहमदाबाद का शहर भी है। तो ये साथियों आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की जिसको आपको बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए चलते हैं ट्रिक पर। सहायक नदियां ये आपकी वाकल सही, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है साथियों, पहले ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक की बात करें तो साथियों ट्रिक है आपकी, ट्रिक है वो कल शेर हाथी से मांस मौज की बात कर रहा था। देखो जंगल में एक हाथी रहता था और एक शेर रहता था और जो शेर है वो हाथी बड़ा होता है, तो हाथी और शेर की आपस में एक पार्टनरशिप हो गई कि भाई मैं तुझे नहीं मारूंगा तू मुझे नहीं मारे। वैसे तो शेर जंगल का राजा है लेकिन हाथी भी थोड़ा वैसे बड़ा जानवर है, तो दोनों ही आपस में टक्कर की हैं। तो उन्होंने दोनों में आपस में डील हुई कि हम दूसरों का मांस है, हाथी ने कहा भी मैं मांस तुझे ला कर दूंगा तू खा लिया कर मुझे मत मारा कर। तो इसी से आपको याद रखना है कि वो कल शेर है वो हाथी से मांस मौज की बात कर रहा था कि हाथी साहब मुझे मांस ला कर दो, यानी वो कल शेर हाथी से मांस मौज की बात कर रहा था, शेर हाथी से मांस। इसको अब ट्रिक से देखो कैसे आपको याद होगी। वोकल का वोकल नदी, शेर से शेरी नदी, हाथी से हाथीमती नदी, मांस से मेसवा नदी और मेसवा नदी, ठीक है, और मौज से आपकी माजम नदी और बात से आपकी वेतरक नदी, ठीक है। और ये सारी की सारी आपको याद हो गई साथियों। देखो मैंने आपको एक लाइन बोली, वो कल शेर हाथी से मांस मौज की बात कर रहा था, वो कल शेर हाथी से मांस मौज की बात कर रहा था, ठीक है, आपको ये याद रखनी है। उससे पहले लीलू ज्वाई की जोर की सगाई हुई, सुखड़ी मिठाई बांडी, उसके बाद सूखसी बांस सूखसी तो सूखली और सिप्पू इसकी सहायक नदियां थी। उसके बाद वो कल शेर से हाथी से मांस मौज की बात कर रहा था। ये आपकी सारी की सारी जो पश्चिमी जो साबरमती नदी है उसकी सहायक नदी आपको याद हो गया साथियों। देखो कितना मजा आ रहा है। देखो आपको एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा अरब सागर में बहने वाली नदियां इस तरीके से दिमाग में फिट ना हो जाए तो बोल देना, ठीक है। अगर कोई कमी हो तो साथियों बता देना, क्योंकि आपका भाई भी आपके साथ आपको नया जो स्किल्स है वो आपको देने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। वोकल भी जो इसकी सहायक नदी है इसका उद्गम कहां से होता है थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। गोरा गांव की पहाड़ियां उदयपुर, ठीक है, गोरा गांव की पहाड़ियां। वोकल को कैसे याद रखेंगे, वोकल है वो गोरा गांव का, वोकल है वो गोरा गांव का रहने वाला है, उदयपुर। सही नदी का उद्गम उदयपुर में, ठीक है। राजस्थान में पहली जल सुरंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान की पहली जल सुरंग जो इसी नदी जो साबरमती नदी है इसके ऊपर जो सही बांध बनाया गया है जो उदयपुर में है, जो सही बांध से जवाई बांध में जल आपूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी एक जल सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसे राजस्थान की पहली जल सुरंग बोलते हैं। ये आपकी साथियों 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग, और जो कहां पे है, सही बांध का पानी जवाई बांध में लेके जाया जाता है। सही बांध और जवाई बांध के मध्य एक अंदरूनी धरती के अंदर सुरंग बनाई गई है पानी को लेके जाने की, जिसे बोलते हैं हम राजस्थान की पहली जल सुरंग जो 6.7 किलोमीटर है। तो साथियों वो कौन सी बांध में बनी है, सही बांध और जवाई बांध के मध्य में जो जल सुरंग बनाई गई है वो भी याद रखना है। और ये पूछे ये जल सुरंग कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो वो बनाई गई है साथियों आपकी कौन सी नदी पर बनाई गई है, साबरमती पर, ठीक है। ये आपको साबरमती पर बनाई गई है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट
अब आपकी मेन माही नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आज की लास्ट नदी है माही नदी, आप इसको याद करना, ठीक है। माही नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ भी रिलेट नहीं करना, सारा का सारा भाई आपको दिमाग में इस तरीके से फिट करने वाला है। देखिए माही नदी की बात करें तो माही नदी नाम से ही दक्षिण की सौर रेखा, यानी ये कहां से, मध्य प्रदेश के धार जिले के कहां से, मिंडा ग्राम से निकलती है, जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा ग्राम पंचायत की अमरू पहाड़ी की महद झील से। अब मेरी बात सुनिए, देखो माही नदी, माही नदी, मैं से नाम रखें, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मिंडा ग्राम, मैं से महद झील, ठीक है। मैं से मिंडा ग्राम, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से महद झील, आपको याद रखना है। नाम से माही से मध्य प्रदेश, मिंडा ग्राम और महद झील, ठीक है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें साथियों तो 576 किलोमीटर है। कितनी है कुल लंबाई की अगर बात करें तो 576 किलोमीटर, लेकिन हमें तो राजस्थान की याद रखनी है। राजस्थान के अंदर वो 171 किलोमीटर बहती है। जो माही नदी है, मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से महद झील और मैं से आपका मिंडा ग्राम। मिंडा ग्राम के मध्य प्रदेश धार जिला के मिंडा ग्राम पंचायत की अमरू पहाड़ी की महद झील से इसका उद्गम होता है साथियों। आपको जैसी माही आई, मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मिंडा ग्राम और मैं से ही महद झील, ठीक है। कुल लंबाई पूछे तो 576 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई पूछे तो 171 किलोमीटर। आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिणी आपके जो राजस्थान है वो उसके दक्षिणी क्षेत्र में बहती है और दक्षिण में आपके आदिवासी रहते हैं, तो इसको आदिवासियों की गंगा बोलते हैं साथियों। वागड़ की गंगा बोलते हैं, वागड़ और कांठल की गंगा बोलते हैं। दक्षिण राजस्थान में बहती है इसलिए दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं साथियों। इससे आसान क्या हो सकता है, दक्षिण राजस्थान में बहती है इसलिए दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, और ये आदिवासी क्षेत्र में बोलती है, बहती है इसलिए आदिवासियों की गंगा बोलती है साथियों। इसका राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, तो खादू गांव है आपका बांसवाड़ा के अंदर, वहां से प्रवेश होता है। देखो ये आपकी कर्क रेखा है जो आपके कहां से गुजरती है साथियों, एकमात्र बांसवाड़ा से गुजरती है। तो अब बात करें राजस्थान की एकमात्र नदी जो जिसका प्रवेश व निकास दक्षिण दिशा से होता है, और माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो जैसे अगर बात करें कि ये हमारा राजस्थान है, अगर बात करें ये हमारा राजस्थान है, तो जैसे कि ये नदी है यहां से, ठीक है, अगर ये यहां से प्रवेश करेगी तो वापिस यहां से बहती हुई ये से निकल जाएगी, जैसे कि आपको ये दिखाया गया डायग्राम में। यानी ये वी यू आकार की नदी है, तो लिखा गया है, ये देखो ये क्या बताया गया, ये यू आकार में बहती है साथियों और रेखा को 2 बार काटती है। क्या काटती है, ये जो हमारी कर्क रेखा डूंगरपुर से गुजरती है इसको 2 बार ये नदी काटती है। क्या काटती है, 2 बार काटती है साथियों, 2 बार काटती है, इसलिए इसे 2 बार इसे यू आकार में बहती हुई बोला जाता है। दक्षिण दिशा में इसका प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थॉट आपको याद रखने साथियों, ये इंपॉर्टेंट थॉट है वो आपकी याद रखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आदिवासियों के अंदर बहती है, इसके लिए आदिवासियों की गंगा बोलते हैं, और ये दक्षिण दिशा में बहती है इसलिए इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों यहां तक हमने पढ़ लिया है। राजस्थान के अंदर इसका प्रवेश देखा हमने खादू गांव बांसवाड़ा के अंदर, और एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश और निकास, जहां इसका प्रवेश भी दक्षिण दिशा में होता है और ये निकलती भी दक्षिण दिशा में इसको, ठीक है। ये उल्टे यू आकार में बहती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो माही नदी का बेसिन, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ थॉट आपको डायरेक्ट याद रखना है साथियों। कांठल का मैदान किसे कहा जाता है, प्रतापगढ़ में जो इसका प्रवाह है, किसका प्रवाह है साथियों, प्रतापगढ़ में जो माही नदी का जो प्रवाह चित्र है उसको बोला जाता है कांठल का मैदान। अगर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में इसके प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है चप्पन का मैदान। और यही बात अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर की करें तो वो इसका क्या करता है, सीमा बनाता है, क्योंकि बांसवाड़ा की डूंगरपुर के अंदर इसका प्रवेश होता है और ये इसका निकास होता है। 3 राज्य हैं, 3 राज्यों के अंदर ये बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो इसके अंदर एक त्रिवेणी संगम भी बना होता है। त्रिवेणी संगम का मतलब क्या होता है, 3 नदियां जो एक साथ मिले, जैसे कि सोम, माही, जाखम, ये तीनों नदियां एक साथ मिले, इसे त्रिवेणी संगम बोला गया है, जो कि कहां पर है, बनेश्वर नवाटपुर गांव है, डूंगरपुर है। इसका जो त्रिवेणी संगम होता है बनेश्वर
बनेश्वर नवाटपुर गांव है वो इसका क्या है, त्रिवेणी संगम। आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे वो स्थान है जहां पर तीनों नदियां हैं वो आपस में आकर मिलती है साथियों। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये कुछ आगे अब देखो मेन बात अगर बात करें, मेन बात मैं आपको यहाँ पे इसकी डायरेक्ट सहायक नदियां पहले बताऊंगा। सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियां कैसे याद करनी है, तो देखिए माही नदी, माही कोई लड़की है, वो लड़की माही क्या बोल रही है कि मुझे घर जाना है, तो दो लड़की आपस में बात कर रही है कि मुझे कौन से रास्ते से जाना चाहिए, तो माही को बोल रही है दूसरी लड़की कि माही इस रास्ते इस रास्ते मत जा क्योंकि इस रास्ते तो शेर है। तो माही को उस लड़की ने क्या बोला कि माही इस रास्ते भादरा में मोर सो जाना चाहिए, यानी जो मोर है वो रात को रहते हैं तो माही डरती है। तो आपको यहां से क्या याद रखना है, ट्रिक देखो, माही ए रा बादरा में मोर सो जाना चाहिए। कोई माही नाम की लड़की है, आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। माही से आपको रखना है कि माही नदी है, ए से इराऊ, ए से ईरू नदी, और ए से इराऊ से इराऊ नदी, बादरा से बादर नदी, मोर से मोरेन नदी आपकी, और सोर से आपकी है वो सोम नदी, और जाना से जाखम नदी। ठीक है, और सॉरी जा यहाँ पे अन आएगा, ठीक है, ऐसे अनास नदी, और ना से ऐसे अना से अनास नदी, और चा से आपकी चाप नदी। ठीक है, और है से आपकी हरण नदी। ये देखो आपको सारी की सारी सहायक नदियां आपको याद होगी साथियों। माही ए रा बादरा में मोर सो जाना चाहिए, क्या कि माही ए रा बादरा में मोर सो जाना चाहिए। ठीक है, माही को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि माही वो नदी है, ए से इराऊ, ए से ईरू नदी, और ए रा से इराऊ नदी, और बादर से बादर नदी, और आपके में से मोर से मोरेन नदी, और सोर से आपकी सोम नदी, और जा से आपकी जाखम नदी, अना से अनास नदी, चा से चाप नदी, है से हरण नदी। ये आपकी सारी की सारी सहायक नदियां मात्र एक लाइन से याद हो रही है साथियों। वापिस से देखिए, पहले मैं बता जो माही नदी है उसका उद्गम स्थल कहां से होता है, मा से माही, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मिंडाक्राम की महद झील से इसका उद्गम स्थल होता है। इसकी लंबाई पूछे तो साथियों वो भी आपको याद रखनी है 171 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका उद्गम स्थल और इसकी सहायक नदियों से पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ थॉट है, जैसे कागदी पिकअप बांध भी इसी नदी पे बना हुआ है, जो कि कहां पर है, कागदी गांव बांसवाड़ा में। कडाना बांध भी इसी नदी पे बना हुआ है, रामपुरा गुजरात में। ठीक है, और माही बाजार सागर बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है, जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। ठीक है, वही आपको कुछ थोट याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज हमने पढ़ा अरब सागर से अपवा तंत्र, जिसके अंदर हमने 4 नदियां पढ़ी। इसकी मैंने उद्गम स्थल और इसकी सहायक नदियों की ट्रिक भी बताने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके वो जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। तो साथियों, मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।